हेलो नमस्कार, वेलकम टू दी रेड हुड पॉडकास्ट। हाल ही में एक मीटिंग होती है जिसका इंतज़ार काफ़ी था ग्लोबल लीडर्स को, जिसमें माना जा रहा था कि बहुत बड़े वादे होंगे और एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट बनेगा। हाल ही में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS कहते हैं, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिलते हैं और मीटिंग होती है और लगातार 34 एग्रीमेंट होते हैं। तो आप इस इवेंट को किस तरीके से देखते हैं? ये एक तरह से MBS ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को स्टेट वेलकम दिया है एक तरह से। और US प्रेसिडेंट जब जो बाइडेन मिलने आए थे तो उनसे फिस्ट बम्प किया था। इनको एक रॉयल वेलकम दिया है, इनके लिए पर्पल कारपेट, रेड कारपेट, और ये कह लीजिए इनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए अपने फाइटर प्लेन लगाए हैं। और जब ये वहाँ पे उतरे तो उनके आगे अरेबियन हॉर्सेस चल रहे थे और पूरा एक तरह से गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया है शी जिनपिंग का। इनके काफ़ी सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुए हैं, 34 एग्रीमेंट्स इन्होंने गिनाए हैं, लेकिन इन्होंने सही से डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या क्या एग्रीमेंट्स थे। अब उनमें एग्रीमेंट्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले फरवरी मार्च से स्टार्ट हो गई थी और उसी टाइम उनको एक तरह से इंक कर लिया गया था MOU को। इसमें से हम मेन बताते हैं आपको कि सऊदी गवर्नमेंट के बीच में और हुआवी के बीच में MOU हुआ है। हुआवी वहाँ पे 5G नेटवर्क कवरेज प्रोवाइड करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा और हाईटेक सिटी कॉम्प्लेक्स बनाने में सऊदी की मदद करेगा। और जो मेन एजेंडा था मीटिंग का, या जिसके लिए सभी वेट कर रहे थे, इसका वेट सब और जो पूरे वर्ल्ड के जो जियोपॉलिटिकल वॉचर्स हैं, एनालिस्ट, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि जब शी जिनपिंग मिलने आएंगे MBS से सऊदी में तो ट्रेड डील होगी कि भी ऑयल युआन में ख़रीदा जाएगा, चाइनीज़ करेंसी में, जो कि शी जिनपिंग ने प्रपोज वो काफ़ी दिन से कर रहे थे। सबने कहा हाँ हाँ खरीदेंगे, लेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके उसमें। ये विज़िट मेनली इकोनॉमिक एंगल से थी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिया गया है। एक दो चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको कि चाइनीज़ कंपनी है एक, वो इन्वेस्ट करेगी सोलर प्लांट बनाने में सऊदी में। फिर एक चाइनीज़ कंपनी, सऊदी की कंपनी है सोमू, और चाइनीज़ कंपनी है इनोवेट मोटर्स, ये वहाँ पे सऊदी में प्लांट लगाएगी इलेक्ट्रिक EV बनाने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का। और ये कह रहे हैं कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल पर साल के बनाएंगे। सबसे पहले तो सऊदी में उसकी लेबर कहाँ से आएगी फैक्ट्री की? ऊपर से सऊदी में कोई भी इंफ्रा नहीं है, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं जो स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे वो इंफ्रा नहीं है। ऊपर से चाइना के पास खुद इतनी स्पेयर कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कि उनके प्लांट खाली पड़े हैं। आपको याद होगा एवरग्रांड का डिफ़ॉल्ट हुआ था कुछ दिन पहले। एवरग्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट खाली पड़ा है, उसने कोई कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करा। और इनके एक नाम के ये हुए हैं कि ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, IT, क्लाउड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। और ये तो मोर ऑफ ए फेस सेविंग विजिट कह सकते हो इसको आप शी जिनपिंग के लिए, कि चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, शी जिनपिंग अपनी पूंछ बचाने के लिए MBS के पास आ गए कि भाई संभाल ले, कि एक पॉजिटिव स्पिन मिल जाएगा, PR स्पिन मिल जाएगा। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जब आप चाइनीज़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि MBS जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं किंग सलमान अब्दुल बिन अजीज़ अल सऊद के, कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके फादर किंग हैं, उन्होंने शी जिनपिंग को 3rd टर्म पे रीइलेक्ट होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई थी 20th पार्टी कांग्रेस की, उसको लेजिटिमेसी प्रदान की। और एक तरह से शी जिनपिंग अपनी ये करवाते घूम रहे हैं कि लेजिटिमाइज करवाते घूम रहे हैं अपने आप को। ये एक तरह से इस तरह की चीज़ थी कि जब MBS के ख़िलाफ़ US प्रोपेगेंडा चला रहा था, प्रोपेगेंडा कह लीजिए उसको, जो MBS ने एक जर्नलिस्ट को मरवाया था, जमाल खशोगी को। 2019 में MBS मोहम्मद बिन सलमान अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए चाइना गए थे मिलने शी जिनपिंग से, और शी जिनपिंग ने इनको बढ़िया वेलकम दिया था। ये रीज़न भी है। और ऊपर से चाइना और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के सबसे बड़े ऑयल के ट्रेड पार्टनर हैं। एक इकोनॉमिक एंगल से भी ये चीज़ आती है। रहेगी बात
चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करने की, उसके अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहे। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है जिनपिंग का सऊदी में जाना, इट्स मोर ऑफ ए, ये जियोपॉलिटिकल की बजाय एक ट्रेड डील बोल सकते हैं। इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है चाइना और सऊदी ने, उसमें उन्होंने बताया है कि जो 39 एग्रीमेंट जो बोले आपने, उसमें से 27 है जो कंपनी और कंपनी के बीच में, सऊदी की कंपनी और चाइना की कंपनी है, जो दो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनके बीच में हुए हैं 27 एग्रीमेंट्स, और जो 7 जो बचे हैं वो गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में हैं। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, कोई भी स्ट्रेटेजिक टाइज नहीं है, ओनली इकोनॉमिक टाइज है। इकोनॉमिक टाइज है। और सेकेंडली जो आपने बताया अभी, ट्रेडिंग जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ऑयल का, वो चाइना है सऊदी के लिए। तो उनके लिए एक तरह से नियरली 71% जो सऊदी की इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। तो उनका भी थोड़ा यही चल रहा है कि अभी पब्लिक को दिखाने के लिए एटलीस्ट हम अपनी जो 2003 का उनका विजन है, जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का, डिपेंडेंसी जो ऑयल पे है उसको कम करने का, उसके लिए भी वो अपनी थोड़ा पब्लिक को दिखा रहे हैं। सऊदी जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, MBS ने काफ़ी स्टेप लिए हैं। उन्होंने ये सब्सिडी कम करी हैं, और जो एक तरह से उनके स्टेट पे एक तरह से बोझ थी जो चीज़ें, वो हटाई हैं, और वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल से एक अलग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि कल को इनकी इकोनॉमी कलेप्स ना कर जाए। इसलिए उन्होंने 2030 विजन बना रखा है, और उसका जो इनका जो सॉवरेन फंड है वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर रहा है। ये भी था कि जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिए हैं, हर एक जो वर्ल्ड के कोने कोने से न्यूज़ आ रही है, उसमें कहीं भी एग्जैक्ट फिगर ना चाइना बता रहा है ना सऊदी बता रहा है। बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 29 बिलियन की। कल ही एक न्यूज़ आई थी, उसमें सऊदी का कोई न्यूज़पेपर था, उसने 52 बिलियन की डील बताया इसको। तो कुछ मतलब कंसेंसस $30 बिलियन का है। ओके। एक मिलिट्री टाई इनके बीच में जो हुई है ना, लेकिन वो फरवरी में कंक्लूड हो गई थी, लेकिन वो इसको अभी गिना रहे हैं करंटली। अच्छा। ये कह रहे हैं कि जो इसके पास ड्रोन है सऊदी के पास, तो उसके लिए जो मिसाइल होंगी ना, पेलोड सिस्टम्स, वो चाइना देगा इनको। जैसे आपने सुना होगा US की हेलफायर मिसाइल होती है, वो एक्यूरेट होती है, 1 या 2 आदमी या 4-5 आदमियों को मारने के लिए ड्रोन पे लगाई जाती है मेनली। सो सऊदी के पास एक्यूरेट प्रोजेक्टाइल नहीं है एक तरह से, वो चाइना इनको देगा, क्योंकि ये यमन में और इसमें यूज़ करना चाहते थे, जो कि US इनको दे नहीं रहा था। सो ये इनकी एक मिलिट्री डील हुई है इस टाइम पे। डील पहले ही होगी थी, लेकिन अब गिनवा रहे हैं इसको एक तरह से, ऑन पेपर अभी ली गई, ऑन पेपर अब ले रहे हैं। बाकी जैसे आपने कहा कि ये जो डील है वो स्ट्रेटेजिक डील नहीं है, एक तरह का काइंड ऑफ क्विड प्रो को है कि जब 2019 में MBS को ज़रूरत पड़ी थी एक लेजिटिमेसी अपनी कंक्लूड करने के लिए, तो वो चाइना विज़िट करते हैं। और जब अब शी जिनपिंग को डोमेस्टिक ग्राउंड पर प्रोटेस्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए और प्रोटेस्ट से बचने के लिए वो एक फॉरेन विज़िट करते हैं, ताकि लोगों में अपनी एक इमेज को पॉपुलर कर सकें। हालांकि ये कॉमन हो चुका है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक लिंक होती जा रही हैं। तो एक चीज़ समझने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से हम इवेंट्स को देख रहे हैं, अगर हम क्रोनोलॉजी देखें कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में आते हैं तो एक ग्रैंड वेलकम होता है, और जब उसके बाद जो बाइडन आते हैं चुनने के बाद पहली विज़िट होती है उनकी, तो एक कोल्ड विज़िट कही जाती है, इतना रिस्पांस नहीं मिलता उसको। बट अभी शी जिनपिंग की विज़िट को इतना उन्होंने ग्रैंडियोज वेलकम दिया है, तो कहीं ये एक पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है, एक रिलेशंस जो हैं बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहा है, समय बदल रहा है। तो आप इसको इंडिया के एंगल से, US के एंगल से और चाइनीज़ एंगल से कैसे देखते हैं? जब ये ट्रंप के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो बाइडन की गवर्नमेंट आई है, सो इसमें आप क्या देखेंगे कि सारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो डीप स्टेट और ब्यूरोक्रेट रन कर रहे हैं। डीप स्टेट मतलब CIA और FBI, और ब्यूरोक्रेट जो है इनके पास। सो ये पेंटागन, हाँ पेंटागन के रिप्रेजेंटेटिव। सो ये लोग इलेक्ट होके तो आए नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ में, ये किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो बाइडन आपको पता है सोते रहते हैं, या फिर एब्सेंट प्रेसिडेंट उनको बोल सकते हैं। और ये एक US के लिए एक शर्म की बात है कि ऐसा प्रेसिडेंट उनके पास है जो एक्शन नहीं ले सकता। सो जो ब्यूरोक्रेसी रन कर रही है इनकी फॉरेन पॉलिसी को, इनको क्या लग रहा है कि 1990 है,
कि अभी भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, जो कि इनको एक रूड शॉक मिल रहा है बार बार, लेकिन ये उसको फिर भी मान नहीं रहे उस रूड शॉक को, कि अब तुम्हारी रिलेटिव पावर और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इतनी नहीं है कि तुम दादागिरी चला सको। सो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है और अब सबके पास ऑप्शन है, अब सबके पास सिंगल ऑप्शन नहीं है जो कि यूएस पहले होता था। सो मोहम्मद बिन सलमान इनको एक तरह से मिरर दिखा रहा है कि पेट्रो डॉलर को मैं साफ़ कर सकता हूँ अगर तुम नहीं सुधरे तो, या तुमने अपनी एक तरह से अपनी डीलिंग्स में रिस्पेक्ट नहीं लेके आए तुम, तो पेट्रो डॉलर की जो ये है एक फाइनेंशियल सिस्टम है यूएस का बनाया हुआ, वो एक उस पर खतरा मंडरा सकता है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इन्होंने जो स्टॉन्च एनिमी होते थे सऊदी अरेबिया और ईरान, इनको सेम पेज पे ला दिया है कि अब ये एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में यूएस के खिलाफ। और हो सकता है चाइना और रशिया इनका पैचअप करवाने में लगे हुए हों, क्योंकि चाइना रशिया इनके कॉमन फ्रेंड हैं। सो यूएस एक साथ बहुत ज़्यादा एलाइज को नाराज़ कर रहा है, और एक तरह से ये फ्रेंडशिप सिलेक्शन मोड में नहीं है, ये फ्रेंडशिप एलिमिनेशन मोड में आ रखे हैं कि अगर तुम यूएस की पॉलिसी लाइन को या यूएस फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल 1 to 10 अगर टो नहीं करोगे, तुम पूरा का पूरा टो नहीं करोगे, तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। सो एक वो पॉलिसी होती है ना कैरेट एंड स्टिक वाली, सो कैरेट इन्होंने फेंक दी है, अब सिर्फ स्टिक का यूज़ कर रहे हैं। और इसमें एक जैसे आपने बोला कि जो ट्रम्प आए थे उनको अच्छे से ट्रीट किया था, बाइडन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा जिनपिंग के लिए भी आपने बोला कि अच्छे से वेलकम था, रेड कारपेट और ये सब। जिनपिंग भाई बिजनेस करने आया है, ट्रेड करने आया है, वो तेल मांगने आया था, और अमेरिका जो तेल जो मांगता है वो आपने देखा इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, वो कब्जा करने के लिए मांगता है, वो ट्रेड नहीं करता। तेल उसके पास है हालांकि, लेकिन जिससे भी लेता है उसका प्राइस वो खुद फिक्स करता है। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो ये जियोपॉलिटिकल बोल रहे हो आप इवेंट्स, इसमें सऊदी ने क्या उसको रीजन दिया है कि जो प्राइस कैप वाला रीजन था, ओपेक जो है, ये जो प्राइस कैप लगाने का जो प्राइस ये क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्शन कम करने का डिसीजन है, वो सऊदी का नहीं है, वो ओपेक का है। एंड ओपेक अभी ओपेक प्लस हो गया है, ओपेक प्लस में रशिया भी है। तो सऊदी एक तरह से घुमाना चाहता है अमेरिका को। और वो ये जो ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है, सो जब से इन्होंने रशिया पे प्राइस कैप इंट्रोड्यूस किया है ना, तो ये सऊदी एक तरह से स्पूक्ड हो गए हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है अगला नंबर तुम्हारा है। अगर ये प्राइस कैप सक्सेसफुल हो गया ना, तो अगला नंबर सऊदी का है। और सऊदी का जैसा आपको पता है वहाँ पे मोनार्की है, और यूएस की मिलिट्री सुप्रीमेसी है वहाँ पे, यूएस का मिलिट्री बेस है, उनका सब कुछ एक तरह से मिलिट्री एंगल यूएस कंट्रोल करता है। सऊदी की तो सिर्फ पुलिस है, वो पुलिस में भी वो राजमहल है, उसी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनके पास रिजीम चेंज करना यूएस के लिए वहाँ पे इतना मुश्किल काम नहीं है। बस एक स्टोरी चाहिए उनको, 4-5 महीने प्रोपेगेंडा चाहिए कि एमबीएस डिक्टेटर है, एमबीएस ईवल है, लोगों को मार रहा है और स्टोनिंग से डेथ दे रहा है। और जैसे पुतिन के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाने में कितना टाइम लगा है, इनको 5-6 महीने लगे हैं, तो स्टोरी बनाने में 5-6 महीने लगेंगे। और हो सकता है जनवरी-फरवरी से स्टोरी बननी स्टार्ट हो जाएगी यूएस मीडिया में कि भाई एमबीएस के खिलाफ निकालो आर्टिकल, दबा दब। सो एमबीएस जो इनको टीज कर रहा है, सो इसके एक तरह से खतरनाक कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ट्रंप के टाइम पे क्या था कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक तरह से पीस लाने की तरफ ध्यान दिया था। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, अब्राहम अकॉर्ड्स में सऊदी और इजराइल के बीच में एग्रीमेंट हुए। और अब जो करंट यूएस पॉलिसी है ना, उसकी मैं एक एनालॉजी बताता हूँ आपको कि अभी जो इनके रिलेशन ख़राब चल रहे हैं यूएस के और सऊदी के, सो यूएस कैन स्टिल सॉल्वेज द सिचुएशन। जो ट्रेन है वो स्टेशन से अभी गई नहीं है, ट्रेन अभी वहीं है, बस थ्रेटन कर रही है ट्रेन की, हम मतलब सऊदी ट्रेन है वो थ्रेटन कर रही है कि हम स्टेशन से निकल जाएंगे। सो जो यूएस की पॉलिसी है ना करंटली, वो ये है कि ट्रेन को निकलने दो, हम बीच में बम मारेंगे इस पे। सो दे विल बॉम्ब द ट्रेन मिडवे, ये यूएस पॉलिसी है करंटली। और एज यू नो कि अमेरिका की ये प्रेसिडेंट ने कहा था, इफ़ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस।
मतलब कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो पॉलिसी थी वो रियलिस्टिक थी, गिव एंड टेक पर बेस्ड थी कि आपको अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो हम देंगे भी आपको। इसका एग्जाम्पल ये भी है ना कि ट्रम्प की वजह से ही हमने ईरान से तेल लेना बंद किया था। ट्रम्प ने ये कहा कि आप ईरान से बंद कीजिए, हम आपको सऊदी से तेल दिलवाते हैं, कितना भी चाहिए आपको, हम आपकी अच्छी पार्टनरशिप बनवाते हैं सऊदी से। राइट राइट। सो जो ये यूएस के जो अभी करंटली जो लूज मोरल्स वाली सिचुएशन चल रही है, सो ये इनकी पाकिस्तान से मेल खाती है। और यूएस और पाकिस्तान ऑफन सेम पेज पे पाए जाते हैं इस मामले में कि इज्जत तो आनी जानी चीज़ है। तो आपने जिक्र किया कि जब वो जो बाइडन आते हैं तो एक जो बाइडन यूएस गवर्नमेंट का एक ये भी था मकसद कि वो सऊदी को कन्विंस कर सकें कि वो प्रोडक्शन जो है कम ना करें, प्रोडक्शन को, ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ताकि जो रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं उसका ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस पर फ़र्क ना पड़े। तो आप वो जब ये जो बाइडन और एमबीएस मिलते हैं तो एक वीडियो भी काफ़ी सर्कुलेट हुई थी जिसमें जो बाइडन ऑफ गार्ड पाए जाते हैं कि जब वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं तो नाम के लिए वो बढ़ाते हैं प्रोडक्शन, जिससे कि यूएस भी सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि सऊदी जो है यूएस को कब तक डिफाई करता है। इस बीच में जो भिखारिस्तान है जिसके रिलेशन चाइना से भी अच्छे हैं और सऊदी भी है उसका एक सेट, तो भिखारिस्तान इन चीज़ों पर जो माहौल बन रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं, गर्मजोशी आ रही है रिश्तों में, तो भिखारिस्तान क्या सोच रहा है, खुशियाँ मना रहा होगा। जैसे कभी ये सेलिब्रेशन होता है ना, कोई डील फाइनल होती है और कुछ जैसे हमारे यहाँ पे कोई बड़ी डील होती है तो लड्डू बंटते हैं, तो साथ में भिखारी भी आ जाते हैं, उनको पता है कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर कुछ डील फाइनल हुई है तो भिखारियों को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो भिखारी पाकिस्तान है। अब मैं आपको इसके जो बाइडन की एमबीएस के या सऊदी विजिट के बारे में बताता हूँ कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बाइडन ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा था सऊदी को, इसलिए नहीं कि यूएस में प्राइस डाउन हो जाएंगे, इसलिए कहा था कि मेरा इलेक्शन है, इलेक्शन तक प्राइस मत बढ़ने दो, उसके बाद तुम करना प्रोडक्शन कट जितना भी तुम्हें करना हो, मिड टर्म इलेक्शन कि इलेक्शन जीतने दो, उसके बाद मुझे क्या पैसे देने हैं, वो तो अमेरिका के लोगों को देने हैं, मैं अमेरिका प्रेसिडेंट थोड़ी हूँ, मैं तो मुझे तो इंस्टॉल किया गया है उसके द्वारा, इलेक्शन फ्रॉड के द्वारा। सो जो बाइडन जो काफ़ी लॉ मेकर वहाँ पे इस गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे थे कि ये क्विड प्रो को है और इन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया है, सो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई कहाँ हुई है? कोई इम्पीचमेंट नहीं हुई। ट्रम्प को इन्होंने बिना बात के दो बार इम्पीच कर दिया। सो यूएस में जो मॉरल स्टैंडर्ड है, जो एथिकल स्टैंडर्ड है, वो गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब जब हंटर बाइडन लैपटॉप की स्टोरी अगर पूरे एक कॉमन नॉलेज हो चुकी है करंटली, कोई कमेटी बनाई गई है उसके लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके खिलाफ, ये यूएस की नेशनल इंटरेस्ट को चाइना और यूक्रेन में ऐसे खुलेआम बेच रहे जो बाइडन, तो क्या यूएस की पब्लिक बिल्कुल ही मतलब बेगैरत हो चुकी है? पाकिस्तान से उन्होंने सीख ले ली है क्या इस बारे में कि मुल्क जाए बाढ़ में और हमें तो बस फन आना चाहिए। सो ये चीज़ें चल रही हैं। और जब भी हम करंट जो इंटरनेशनल एक तरह से जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, जब हम उसकी बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम जो एनालिस्ट मिलेंगे आपको, वो क्या करते हैं, पुराने जो भी इवेंट्स हुए हैं उनसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा होगा। ये जो थ्योरी है या फिर ये जो फिनोमिना है, ये जब तक लागू होता है जब तक रैशनल लोग आपके पावर में हों। जैसे ही आपके इरेशनल लोग पावर में आते हैं ना, ये थ्योरी काम करना बंद कर देती है। सो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में और चाइना में भी काफ़ी हद तक इरेशनल लोग बैठे हुए हैं। और आप कह लीजिए यूरोप में भी, यूरोप वाले तो आगे हैं इसमें। जो इनके यूरोपियन यूनियन की ये प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर होगी एनालिना बेरबॉक, और इनके इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हाबेक, ये ब्यूरोक्रेट हैं। या आईएमएफ की जो चीफ है क्रिस्टियन लेगार्ड, वो तो एक दिन यहाँ तक कह रही थी कि पुतिन इज़ अनबिलीवेबली नॉलेजेबल, और इतना ईवल है पुतिन, और उसको इतनी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, इतनी वेल ब्रीफ्ड है वो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो वो फंस गई एक तरह से वहाँ पे कि ईवल भी है पुतिन और उसको सब कुछ पता भी है, तो क्या वो इतनी केयर करता है अपनी कंट्री की कि उसके अपने कंट्री के सारे इशू पता है उसको? सो ये ब्यूरोक्रेट हैं, इनको कॉरपोरेट्स ने इंस्टॉल किया है
और ये अपने कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर रहे, ये ग्लोबल कम्युनिस्ट यूटोपिया बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। और आपने जो पाकिस्तान का बोला कि पाकिस्तान खुश हुआ होगा, क्या खुश का तो पता नहीं, लेकिन जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया को रशिया ने ऑफ़र किया था डिस्काउंटेड प्राइस पे, जैसे इंडिया और रशिया की फाइनल हो गई कि इस प्राइस पे हम लेंगे, पाकिस्तान तुरंत भागा हुआ गया रशिया के पास कि साहब हमें भी दो। तो पुतिन ने बोला ठीक है बात करते हैं, अभी के लिए आप लोग जाइए। और उसके बाद से आई थिंक उन्होंने खुद से ही न्यूज़ चला दी पाकिस्तान में कि नहीं हमें भी मिल गया, हाँ इंडिया के बराबर प्राइस मिल रहा है हमें भी। नहीं, आपने बहुत डिप्लोमेटिकली बताया इस चीज़ को। ये वहाँ पे बिना बात करे हुए मॉस्को में पूरी की पूरी टीम पहुँच गई इनकी। जैसे आपने देखा है पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए पूरा जत्था जाता है, तो कोई अनाउंस विजिट नहीं थी, बस चले गए, बस कि इतने लोग जाएंगे तो क्या पता दे ही दें। सो ये गए वहाँ पे, रशिया ने कहा हमारे पास वैसे तेल नहीं है, हमने कमिट कर रखा है तेल, हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं अपनी, और इनको भिखारियों को निकालो यहाँ से। इनको अंदर किसने आने दिया भिखारियों को? तो इनको बेइज्जती करके भगाया गया वहाँ से कि तुम इतने आदमियों को लेके आगे, खाना कौन देगा इनका? किससे पूछ के आए हो, इतनी जत्थे को लेके आगे यहाँ पे? सो पाकिस्तान में ये है कि जैसे इनका एग्जांपल बताता हूँ मैं एक और, IMF से लोन मांगने गए थे ये, IMF वाले 2 आदमी आ रखे, दुबई में थे या कतर में थे, ऐसा कहीं होटल में रुके हुए थे, और ये 10 आदमी जा रखे साथ में। कहा भाई तुम मांगने आए हो देने आए हो? सो भिखारी भी हैं, लेकिन एक अपनी एक वो है भिखारियों की, कुत्ते ही पूछा वो सीधी नहीं होगी। तो अगर हम ये इवेंट्स को देखें 2016 में ओबामा ईरान के साथ एग्रीमेंट करते हैं और सारे अपने जो गल्फ एलाइज थे उनको साइड लाइन कर देते हैं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो जो पहले उनके जो टाइज थे सऊदी अरेबिया के साथ उसको रिस्टोर करते हुए ईरान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं ईरान पे सैंक्शन लगा देते हैं। फिर जो बाइडन आते हैं तो एक देखा जा रहा है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है, फ्लिप फ्लॉप कर रही है। तो सऊदी अरेबिया भी इस चीज़ को देख रहा है और इसको स्टडी कर रहा है। और अगर हम देखें कि पोस्ट ट्रम्प पीरियड या पोस्ट यूक्रेन क्राइसिस के बाद ये अपना जो स्ट्रेटजिक अलाई है इनका, सऊदी का और यूएसए का रिलेशन अभी 10-20 साल पुराना नहीं है, ये 10 को पुराना एक संबंध रहा है इनका। और तो ये अपने स्ट्रेटजिक अलाई को छोड़ इसके एनिमी, जो डिक्लेयर्ड एनिमी है चाइना, उसके नज़दीक जा रहा है। तो क्या सऊदी को यूएस रिटेलिएशन का डर नहीं है? इवन जो बाइडन गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया की पॉलिसी जो थी यूएस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। जब डेमोक्रेट गवर्नमेंट थी, ओबामा प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे इजराइल पे प्राइम मिनिस्टर थे बेंयामिन नेतन्याहू। सो बेंयामिन नेतन्याहू को ओबामा ने इनवाइट किया था अपने पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए कांग्रेस में। तो इनकी कांग्रेस में खड़े होकर उसने बेइज्जती करी थी यूएस की कि वो हमें धोखा देके और ईरान के साथ डील कर रहे हैं। सो बेइज्जती करवाने की तो इनकी आदत है। तो इमरान खान से इन्होंने वो ले रखा है, बेइज्जती उतनी होती है जो महसूस हो जितनी। सो जो बाइडन ने, आप कह लीजिए कि एक तरह से ये यूएस को डुबाने पे लगे हुए हैं कि लेट्स एक्सेलरेट यूएस डाउनफॉल, कि जो काम 20-30 साल में होना था कि भाई मेरे पास 4 साल है, मैं 4 साल में करके जाऊंगा, कि मैं खुद मरूंगा तो मेरे के साथ यूएस को भी जलाया जाएगा। सो बाइडन ये कह रहे कि मेरी एज जितनी है मैं अपने टेन्योर में सब कुछ करके जाऊंगा, उसके बाद किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा यूएस को साल्वेज करने का या यूएस को इंटरनेशनल हेजेमनी को बचाने का। सो इनका ये जियो स्ट्रेटेजिक जो जितनी भी पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी ख़राब चल रही है जियो स्ट्रेटेजिकली, और ये एक तरह से एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं चाइना के साथ। तो जिस तरीके से एक जख्मी माशूका होती है ना, कि जब उसका आशिक दूर जाता है तो वो कुछ भी करके मतलब बदला जो लेती है, तो क्या हम यूएस को एक जख्मी माशूका मान सकते हैं क्या? मतलब किस तरीके का खतरा ये नुकसान सऊदी को पहुंचा सकती है? देखिए, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ अगले साल मिडल ईस्ट बॉयल पे होने वाला है। ईरान की और इजराइल की लड़ाई होने के पूरे चांस हैं। बेंयामिन नेतन्याहू दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, बहुत तगड़े हार्डलाइनर हैं, और वो उन्होंने आते ही बाइडन को बोल दिया था कि हम तुम्हारी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, कि जो हमने तुम्हें टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। इनका जो टाइम था वो पूरा हो चुका है ईरान के साथ। अब ये हो सकता है ईरान के खिलाफ कभी भी मोर्चा खोल सकते हैं, इसलिए इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स करी थी उस टाइम पे। कि अब्राहम अकॉर्ड्स करने का मेन मकसद क्या है कि ये इजराइल वाले ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में ये अपने प्लेन्स को रीफ्यूल करना चाहते हैं,
मेन जो इनका वो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, वो इस वजह से है कि ईरान पे बम्बार्डिंग के लिए इनको रीफ्यूलिंग करनी है सऊदी एयरफील्ड से। सो ये मिडल ईस्ट का आप कह लीजिए अगले साल आप ये साल तो यूक्रेन वॉर के नाम रहा है एक तरह से, कि मेजर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट है जो एक तरह से जिसने एक तरह सबकी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी है, पावर सेंटर चेंज कर दिए हैं, जिसने अब लड़ाई मिडिल ईस्ट में होगी। 2023 मिडिल ईस्ट के नाम रहेगा, यहाँ पे पूरी आगजनी होगी, बढ़िया आग लगेगी और ये इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं क्योंकि मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो ये है और ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं इससे और सबकी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। और चाइना भी आई थिंक इसी वजह से स्पूक्ड है क्योंकि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा चोक पॉइंट्स हैं उनके ऑयल ट्रेड को लेके, तो इसलिए भी मतलब वो अपना एक ऑयल सिक्योर करना चाहते हैं। हाँ, और जैसे एक जो आपने बोला कि कैसे किस हद तक वो यूएस पनिश कर सकता है सऊदी को, तो जो सऊदी अरेबिया है वो मोर ऑफ ए लाइक जब 44-45 से ही यूएस के साथ उसका मतलब एग्रीमेंट रहा है। जब ये पेट्रो डॉलर आया था तब इन्होंने बदले में वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अकॉर्ड हुआ था इनके साथ, जो वहाँ के प्रिंस थे उस टाइम पे, राजा थे सऊदी के, तो हवाई पट्टियाँ और मिलिट्री असिस्टेंस और सिक्योरिटी फॉर दिस पेट्रोलियम जो ऑयल के वो रहते हैं, क्रूड ऑयल के कुएँ हैं वहाँ पे, उनको सिक्योरिटी देने के लिए तो यूएस ने एक प्रॉपर मतलब उनकी मिलिट्री की काफ़ी हद तक डोमिनेंस है वहाँ पे सऊदी में। तो आप ऐसे ही उसको वो नहीं कर सकते कि रशिया ये सऊदी जो है वो किसी से भी हाथ मिला लेगा और अमेरिका को बैक स्टैब कर देगा। इतना ईजी नहीं है उसको वो करना, एक डीलिंक नहीं कर सकते वो इतना ईजीली। एक और चीज़ है कि जो यूएस के जो एग्रीमेंट है ना वो सऊदी के साथ नहीं है, सऊदी ऐसे कंट्री के साथ नहीं है, वो हाउस ऑफ साउद के साथ है, वो एक फैमिली के साथ है रिलेशनशिप। सो जो हाउस ऑफ साउद में प्रिंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंस हैं, आई थिंक 1300-1400 प्रिंस हैं उनके पास टोटल। सो यूएस किसी को भी प्रॉप अप कर सकता है एमबीएस की जगह कि हम अब इसको मानते हैं, और मिलिट्री है इनके पास वहाँ पे, तो इनके लिए तो कू करना एक तरह से मजाक वाली बात है। बस इनको माहौल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि, और आजकल ये मतलब माहौल बनाने पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। इनको पता है जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी है, अब उससे कम ही रहेगी, तो बेशरम हो चुके हैं ये, थोड़े बेशरम हो चुके हैं काफ़ी हद तक ही। अब मतलब सेंसरशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि तुम अपना एक बार झूठ बोल दो और फिर जो सच बोले ना उसको बंद करो, कि उसको एज ए बातों से काउंटर मत करो, प्रोपेगेंडा से उसको सेंसरशिप से हटा दो उसकी स्पीच को। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इन यूरोप एंड। लेकिन यूएस को कहीं ना कहीं रियलिस्ट तो होना पड़ेगा कि एक कोई एक्सक्लूसिव फ्रेंडशिप नहीं होती है, गिव एंड टेक पर बेस्ड है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, वो अपने हित में सोचेंगी और डिसीजन लेंगी। अभी हो क्या रहा है कि यूएस का जो चार्म है या जो एक ग्लोबल स्टेटस है वो अब डाउनग्रेड पर है, धीरे गिर रहा है, बट वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और पहले यूएस एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, अब यूएस नेट केओस प्रोवाइडर है करंटली। अब वो एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स बन चुका है कि कलेप्स कर रहा है तो उसके जो छिटक के उसकी जो आग है वो इधर उधर गिर रही है और सबको डैमेज कर रही है एक तरीके से। सो एम्पायर जो है वो कलेप्स कर रहा है। और जो बाइडेन का पहला साल था वहाँ तक फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सल्वेज कर सकते थे। इवन चाइना ने काफ़ी दिन तक वेट किया है जो बाइडेन की पॉलिसीज़ का कि विल ही चेंज द पॉलिसीज़ और नॉट। इवन इंडिया ने काफ़ी टाइम तक वेट किया है, लेकिन उसके बाद सबने अपने एक तरह से इंटरेस्ट में हार्ड स्टेप्स लिए हैं। जैसे इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया है, तो जितना आपको मीडिया में पता चल रहा है ना, इंडिया उससे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है रशिया को। करंटली इंडिया एक तरह से रशिया को अल्टरनेटिव दे रहा है कि ये चाइना का गुलाम ना बने। अगर हम रशिया को सपोर्ट नहीं करते तो रशिया एक तरह से पूरा का पूरा चाइना का वासल स्टेट बन जाता। सो इंडिया ने एक प्रैग्मेटिक स्टेप लिया है कि हम यूएस के पिछलग्गू या कह लीजिए या फिर एलआई, इनकी लैंग्वेज में एलआई कह लीजिए या फिर वासल स्टेट हम नहीं बनेंगे। रहेगी बात सॉवरेन कंट्रीज़ वाली, सॉवरेन कंट्रीज़ में यूएस या ब्रिटिश एम्पायर जिसका एक्सटेंशन यूएस है, ये सॉवरेन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। एक एग्जांपल अभी बताता हूँ, जस्ट रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है अभी यूएसए और रशिया में। रशिया ने इनको एक बास्केटबॉल प्लेयर थी यूएस की, वो दी है इन्होंने। यूएसए ने एक वेपन्स एजेंट कह लीजिए या वेपन सेलर कह लीजिए,
ये दिया है रशिया को प्रिजनर एक्सचेंज में। सो जो ये वेपन मैन एजेंट था, वेपन सेलर था, विक्रम बूथ नाम था, विक्टर बूथ को इन्होंने थाईलैंड से उठाया था ड्रग्स के इसमें, और बाद में चार्जेस पे ये इसके लगा दिए और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बना दिया, मर्चेंट ऑफ डेथ है ये, सबसे ज़्यादा वेपन्स बेचता है, इसने इतना वो फैलाया है वेपन बेचने, उसने यूके ने फैलाया, मूवी भी बनाई थी उस पर, एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर। हाँ, उसको मतलब ग्लोबली फेम दिलाया था, और एक्स्ट्राडिक्ट करके फिर उसको अमेरिका लेके गए थे, फिर वहाँ पे उसको 172 ईयर्स का कितना जेल दिया था शायद, ऐसा कुछ था। एक्स्ट्राडाइट तो एक तरह से फॉर्मल ये कह लीजिए कि ये है, लेकिन कोई रोक थोड़ी सकता है इनको। इवन इन्होंने जूलियन असांज को, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है वो, इक्वेडोरियन एम्बेसी से उसको एक्स्ट्राडाइट करवाया है। इनके पास अथॉरिटी क्या है? इनके पास जुरिडिक्शन नहीं है जूलियन असांज को प्रोसिक्यूट करने की, लेकिन कर रहे हैं। तो सॉवरेंटी में यूएस का विश्वास नहीं है। सॉवरेंटी वगैरह ये चीज़ें कह रहे ये गरीब लोगों के लिए होती हैं, जस्ट फॉर चाय चर्चा के लिए। सो रशिया ने इनको एक तरह से, जो ये प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है इसमें अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो यूएस की बेइज्जती हुई है एक तरह से, कि जो इन्होंने थाईलैंड से एक्स्ट्रा जुडिशियली या कह लीजिए या फिर एक तरह से लॉ से बाहर जाके जो इन्होंने सिटीजन को उठाया था, रशियन सिटीजन को, चाहे वो कुछ भी बेचता हो, चाहे वो, लेकिन उसको प्रोसिक्यूट करने का काम रशिया का था। इनको आरोप लगा के और उसको रशिया को सौंपना चाहिए था कि भाई तुम्हारा सिटीजन है, ये करता पकड़ा गया है, अब तुम देखो क्या करना है इसके साथ। सो इस प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है और एक तरह से स्कोर सेटल किया है रशिया ने इनके साथ। और जो वो यूएस की जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो कैनाबीस ऑयल जो होता है उसके साथ पकड़ी गई थी मॉस्को एयरपोर्ट पे। हाँ, मॉस्को एयरपोर्ट पे। और ये जो था रशियन, जो विक्टर जो नाम ले रहे हैं, वो एक आर्म्स डीलर था। आर्म्स डीलर था वो, रशिया को भी दिए हैं उसने, यूएस को भी दिए हैं। तो ही वाज ए काइंड ऑफ बिजनेसमैन। तो जे मान लो किसी भी दो देशों के बीच में जो डील होती है प्रिजनर एक्सचेंज की, उसमें यही कोशिश रहती है कि एक सेम लेवल की हो, मतलब कुछ आप एक्सचेंज कर रहे हो तो इवन इन बार्टर सिस्टम ऑल्सो, तो एक मतलब लेवल रहता है कि हाँ भाई उसके बदले में हम ये कर सकते हैं, ये वो सेम वैल्यू की चीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट पर्सन होना चाहिए। मतलब ये ट्रेंड सा हो गया है। अभी याद होगा आपको, कनाडा में एक हुआवे के वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ लिया था, चाइना ने इनके कैनेडियन या यूएस के उसको सिटीजन पकड़ लिया था, फिर वो भी आई थिंक एक्सचेंज हुआ, मुझे पूरा क्लियर नहीं है, हॉस्टेज डिप्लोमेसी। तो यूएस जितना रूल ऑफ लॉ कहता है बट फॉलो नहीं करता। ये जंगल रूल है, जो स्ट्रॉन्ग है उसका रूल चलेगा। तो एक चीज़ ये है, आपने जिक्र किया सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यूएस एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो जो सऊदी अरेबिया और यूएस का रिलेशन है, वो एक हद तक यह है कि यूएस जो है उसको वेपन प्रोवाइड करता है और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई जो भी एंटी स्टेट मूवमेंट्स होंगे या जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, यूएस उसको नज़रअंदाज करेगा और यूएस और सऊदी अरेबिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब 2019 में जब सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज पर मिसाइल अटैक होता है येमेन की तरफ से, जो कि हुतीज़ द्वारा होता है, और करीब हाफ ऑफ सऊदीज़ ऑयल वो रिफाइनरी रुक जाती है, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है हाफ ऑफ ऑयल प्रोडक्शन पर। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को ये लग रहा है कि यूएस के भरोसे नहीं रह सकते, उनको अपने जो इंटरेस्ट हैं या सिक्योरिटी है वो डाइवर्सिफाई करनी चाहिए पाकिस्तान के थ्रू, जिस तरह से उनकी जो मिलिट्री को ट्रेनिंग मिलती है, चाइना से उनको आर्म्स सप्लाई मिल जाएगी, तो डाइवर्सिफाई करना ही सऊदी अरेबिया के हित में है। तो आप इस जो 2019 का जो इंसिडेंट था और उसके बाद जिस तरीके से सऊदी अरेबिया यूएस से धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एमबीएस जो है वो ट्राई तो कर रहे हैं एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने की और एक पावरफुल मिलिट्री बनाने की भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है इनके पास। ये एक तरह से सऊदी के ऊपर थोपी गई या स्टैम्प्ड मोनार्की है यूएस के द्वारा लोग, और इन्होंने रूल ऑफ लॉ कभी इतना देखा नहीं है इन लोगों ने। इन पे एक तरह से जो मोनार्की है उसने आयरन हैंड से डील किया है और सब्सिडी दे के डील किया है। अब जब से यूएस ने शेल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तब से ऑयल प्राइसेस डाउन हो गए हैं। सो अब ये उतने उस लेवल पे सब्सिडाइज नहीं कर पा रहे, और एमबीएस ने जो
डाइसेंट है उसको काफ़ी हद तक दबा रखा है। तो हमें इतना पता नहीं चल पा रहा कि सऊदी में किस हद तक डाइसेंट है। सो आप कह सकते हैं कि जो भी MBS ट्राई कर रहा है वो हर चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वैलिएंटली और एक तरह से डेंजरसली और बहादुरी से ट्राई कर रहे हैं वो, कि इंस्पिरेशनल तो है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी भी कुछ चीज़ होती हैं। तो इन दी एंड US विल प्रिवेल। तो जो ये एक स्टांस चेंज होता नज़र आ रहा है, वो जनरेशन का गैप भी है क्या? अब्बू की सोच और थी, बेटे कुछ और सोच रहे हैं, ये जनरेशन का असर भी कह सकते हैं क्या इसको, कि जो MBS है भाई नई जनरेशन है, उनके नया आउटलुक है वर्ल्ड को लेकर, तो उनकी अपनी एक अलग पॉलिसी चल रही है। देखिए, नया आउटलुक तो इमरान खान का भी था लेकिन उससे हुआ क्या? कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। उसने भी नया पाकिस्तान बनाना था, उसने भी नया मदीना बनाने की कसमें खाई थी। देखिए, सपने देखना सब अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, लेकिन रियलिटी भी कोई चीज़ होती है। तो जैसे आपने MBS का जिक्र किया कि एक लेजिटिमेसी नहीं है, US द्वारा थोपा हुआ है, तो अभी हाल ही में एक इवेंट होता है कि US कोर्ट ने जमाल खाशकोगी मर्डर के जो चार्जेस लगे थे MBS के ऊपर, वो सारे ड्रॉप कर देते हैं। और अगर हम टाइमिंग पर गौर करें, उसी वक्त सऊदी अरेबिया और चाइना की मीटिंग चल रही होती है। तो क्या एक जस्ट कोइंसिडेंस है, कोई सिग्नल, एक संदेश भेजा जा रहा है क्रिप्टिक वे में सऊदी को बाय US? ये ना, एक आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो चाइना ने गिफ्ट में पूरा बड़ा बॉक्स दिया है स्वीट्स का सऊदी को, और US ने उसके बदले कहा कि ये एक छोटी सी चॉकलेट है, ये देखो ट्राई करके तो इट्स ए नॉन इशू। वैसे भी MBS ने ये एक तरह से पहले सोच लिया था, या फिर एक कह लीजिए कि आइडेंटिफाई कर लिया था पहले कि अब जो करंट US ब्यूरोक्रेसी है वो इस हद तक जा सकती है कि किसी फॉरेन ट्रिप पे MBS को उठा ले। ये ऐसा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है। US में आप किसी भी चीज़ को वो नहीं कर सकते कि एक अच्छे से अगर प्लान्ड हो, कोई पहले से रेडी हो, कोई प्रिंस किंग बनने के लिए, तो MBS को उठाया जा सकता था। इसलिए MBS ने क्या किया था, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की उपाधि दे दी थी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या होता है कि वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आ जाती है उसके बाद। तो वो एक तरह से US उसको इम्यूनिटी को, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को ये कर देता। तो उसी टाइम सब कह रहे थे कि भाई इसको क्रेडिबल थ्रेट्स हैं, इसीलिए इसने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया है। अदरवाइज MBS तो एक तरह से उसके पास कोई उपाधि थोड़ी थी, कोई पोजीशन नहीं थी उसके पास पहले। क्राउन प्रिंस था बस कि भाई, और पोजीशन लेने से ये है ना कि साइन करने पड़ते हैं फिर। मतलब जमाल खशोगी वाला जो इवेंट था वो एक रियल में एक सिरदर्द था MBS के लिए। सिरदर्द था नो डाउट, लेकिन ये MBS को हो सकता है डेमोक्रेट जो हैं, जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन और ये इनकी जो भी क्लिंटन स्टार, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, ये प्लांट ये मान रहे थे MBS को, अपने बाप की तरह मान रहे थे कि झुक जाएगा। तो लेकिन MBS ने कहा मैं भी वेस्ट से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी वेस्ट वाली चीज़ें सीखी हुई हैं, मेरे में तुम्हारे में फ़र्क क्या है, बस मैं सिर पे पट्टा ही तो बांधता हूँ तो अगर हाल ही के घटना चक्र देखें तो ये जो MBS की एक विज़िट थी, शेड्यूल्ड विज़िट थी, वो इंडिया आने वाले थे G20 समिट से पहले, वो कैंसिल हो जाती है। और उसके बाद MBS और शी जिनपिंग की मीटिंग होती है। तो बहुत से मीडिया चैनल्स पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक ट्राइलेटरल एक्सिस, सऊदी अरेबिया, चाइना और पाकिस्तान, ये एक्सिस इन मेकिंग है, और ये जो एक्सिस है वो एक कोलेटरल डैमेज इंडिया हो सकता है उसका। तो आपको ये एक्सिस कितना रियलिस्ट लगता है? क्या इसके कुछ चांसेस हैं और इंडिया को इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता इंडिया इसमें कोई फिगर करता है। सऊदी, मुझे लगता है कि अगर चाइना को 20% ये देता है, इम्पोर्टेंस देता है, तो इंडिया को 18 या 19% इम्पोर्टेंस देता है। पाकिस्तान इन सब के बीच, पाकिस्तान को, पहली बात तो पाकिस्तान का बेनिफिट क्या है इस अलायंस में? पाकिस्तान तो भिखमंगा है इस अलायंस में। उसका तो ये है कि भाई मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे कुत्तों की तरह, मुझे भी कुछ टुकड़े डाल देना अगर बच जाए तो पाकिस्तान इस एक्सिस के लिए नेट नेगेटिव है, पाकिस्तान इसके लिए नेट पॉजिटिव नहीं है। पाकिस्तान इस एक्सिस का नुकसान ही करेगा। सऊदी के पास मिलिट्री है नहीं, उनको लड़ना है नहीं, अगर लड़ेंगे तो फिर
ऑयल प्रोडक्शन कैसे होगा? ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कैओस होगा और दंगे हो सकते हैं वहाँ पे, और लोग एक तरह से ओवरथ्रो करेंगे। अरब स्प्रिंग जैसे ये वो कर गए थे, स्पूक हो गए थे अरब स्प्रिंग से, तो अरब स्प्रिंग दोबारा क्यों नहीं हो सकती? अब फिर भी हो सकती है अरब स्प्रिंग। सो जो भी ये एक्सिस बना रहे हैं, ये एक्सिस के कोई चांसेस नहीं है। सऊदी मतलब ये जो आग से खेलने की आदत है वो पाकिस्तान को आदत है। पाकिस्तान एक डेंजरस प्लेयर है, सऊदी थोड़ी है डेंजरस प्लेयर, ना ही चाइना है। चाइना ने अपनी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाई हुई है वो लड़ने के लिए थोड़ी बनाई हुई है। वो चाइना फाइट नहीं चाहता किसी के साथ। चाइना अपनी पावर दिखा के और ये चाहता है कि सामने वाला वैसे ही डर जाए। फाइट करना इनके बस की बात नहीं है। फाइट ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है चाइना। जब भी आपको चाइनीज़ पावर दिखती है ना कि चाइना ने वहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे बेस बना लिया, यहाँ से इसके साथ ये डील कर लिए, चाइना की मजबूरी है। चाइना की इकोनॉमी को बहुत जल्दी चोक किया जा सकता है। और करंटली जो साउथ चाइना सी है उसमें यूएस अपने एलाइज के थ्रू या फिर अपने खुद के थ्रू बहुत एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रहा है। आप ये मान लीजिए जैसे हमारा इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हमारी कोस्ट लाइन से 100 किलोमीटर दूर अगर यूएस डेली पेट्रोलिंग करता हो तो हमें कैसा लगेगा? ये चाइना के साथ डेली हो रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे फ्रीडम हमारी, लेकिन नेविगेशन यूएस का हाँ नहीं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हमारा है। चाइना वालों को तो ये रोकते हैं, चाइनीज वेसल्स को रोक लेते हैं, दिखाओ भाई क्या है तुम्हारे पास, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ अपने, क्या लेके जा रहे हो, कुछ गलत तो नहीं लेके जा रहे? भाई तुम कौन हो पूछने वाले? एक सॉवरेन कंट्री है वो। सो ये एक आप कह सकते हैं कि चाइना की आंखों में या उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है साउथ चाइना सी में जो यूएस करता है। और सेकेंडली आपने जो बोला ना कि इंडिया के लिए क्या उसके, जैसे आपको शुरू में भी बात हुई थी कि ये एक मोर ऑफ ए ट्रेड काइंड ऑफ डील थी, और सऊदी जो है, सऊदी और चाइना का जो ट्रेड है वो इंडिया से काफ़ी हद ज़्यादा है। मतलब इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी ओनली 4 पॉइंट समथिंग, मतलब नियरली 5% के आसपास ट्रेड है सऊदी से इंडिया का, कंपेरेटिव टू चाइना। चाइना का नियरली 21% जो ट्रेड होता है सऊदी से, तो वो एक तरह से 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस डील से कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कि इंडिया को मतलब अगर वो डील, अगर सऊदी किंग यहाँ आते इंडिया और इंडिया से वो डील होती, अभी वो चाइना से हो गई, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है मीडिया में, या कुछ लोग कंसर्न कर रहे हैं या ओवर कंसर्न बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। जो ये छोटे मोटे जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड और ये जो आईटी के थे, ये एक कंपनी टू कंपनी, हाँ, कंपनी टू कंपनी स्ट्रेटेजिक डील नहीं है बिल्कुल भी। ये ट्रेडिंग है ओनली। ये मतलब इससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ इस डील से। एक ये जो एरिया है यहाँ पे इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, लेकिन चाइना यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। चाइनीज़ मेनलैंड से जो गल्फ़ है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इनका सिर्फ एक मिलिट्री बेस है जिबूटी में, और इनके पास रिफ्यूलिंग के लिए या मदद के लिए क्या है यहाँ पे? सो ये एक तरह से चाइना की मजबूरी है सऊदी के साथ अपनी ऑयल को सिक्योर करना, अपने ऑयल को। जैसे ये आप ये बात करें कि भी चाइना, पाकिस्तान और सऊदी की एक्सिस बन सकती है। सो सऊदी के पास इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, चाइना के पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, और पाकिस्तान तो भूखा नंगा है। सो क्या एक्सिस बना के भी क्या कर लेंगे ये? सो इट्स ए नो स्टार्टर और डेड एंड है एक तरह से। वैसे भी पाकिस्तान की आर्मी जो सऊदी में जो जाती है ना, वो ट्रेनिंग पे या एक तरह से जो आउट स्टेशन पोस्टिंग होती है उसके लिए जाती है, और वो पैसों के लिए ही सिक्योरिटी देते हैं उसको। उनका कुछ एक स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई टाई अप नहीं है, या कोई उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती कि वो स्ट्रेटजिक पार्टनर हो। पाकिस्तान का सऊदी से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक भिखारी का और जो भिख देने वाला होता है उसका, वही रिश्ता उनका। अभी रिसेंट में ऐसा भी हुआ था कि सऊदी को येमेन से लड़ाई करने के लिए सोल्जर्स चाहिए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि भाई हमें सोल्जर्स दे दो, तो पाकिस्तान मना कर देता है। तो इस बात पे भी सऊदी थोड़े खफा हैं पाकिस्तान वालों से। इससे उनकी रिलेशनशिप काफ़ी डैमेज हुई थी कि पाकिस्तानियों तुम में इतनी बैकबोन कहाँ से आ गई? तुम तो भूखे नंगे होते थे। सो कभी कभी भिखारियों को भी गैरत आ जाती है, सो वो गलती से, तो कोई बात नहीं, अफ़गानिस्तान इनको ठोक ही रहा है। और पाकिस्तान के दिन अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान का टाइम बहुत ख़राब है। हो सकता है 2 साल में पाकिस्तान ना रही। सो हम कामना करेंगे पाकिस्तान के ख़राब भविष्य के लिए। टीटीपी, मतलब टीटीपी ने चढ़ाई कर दी एक तरह से वहाँ पे। तो टीटीपी मतलब लोगों के थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो टीटीपी है,
टीटीपी कोई मतलब वो नहीं है। पहले जो ये तालिबान है अफगानिस्तान में, जो अभी लास्ट ईयर 15 अगस्त को उन्होंने कब्जा किया है, उसी का एक सब ग्रुप कह सकते हो, जो एग्जिस्टेंस में आया था नियरली 2007 या 8 के अराउंड। उससे पहले 2001 तक ये जो बना हुआ है टीटीपी में मेनली ये पश्तून, थोड़े बहुत अरब, उज्बेक, थोड़े बहुत चेचन और पंजाबी मिलिटेंट्स, इन सब के जो लोकल ग्रुप होते थे, फाटा जो अफ़गानिस्तान से लगता हुआ एरिया है उनका, पाकिस्तान का, वहाँ पे जो ये एक ट्राइबल ग्रुप बोल सकते हो जिनके, वो होते थे। उससे पहले ये इंडिपेंडेंटली लड़ते थे अपने उसके लिए पाकिस्तान की फौज से, या उससे पहले इतना वो नहीं था। लेकिन जब 2002 में यूएस अफ़गानिस्तान में आया तालिबान को हटाने के लिए या उससे मतलब लड़ने के लिए, तब क्या हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को पैसे फेंके यूएस ने कि अब आप हमारा सपोर्ट करो। उससे पहले पाकिस्तान उनके साथ था, तालिबान के साथ था, और ये जो थे लोकल ग्रुप्स उनको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसी का पार्ट थे उससे पहले। लेकिन फिर उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक स्टार्ट की इनके अगेंस्ट, जो ये टीटीपी बोलते हैं जिसको हम। तब जो ये ग्रुप थे सब यूनाइट हो गए एक तरह से, और यूनाइट होकर इन्होंने जिहाद छेड़ दिया जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसके अगेंस्ट। तब इन्होंने एक अपना नाम रखा था टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और इसमें मेन फैक्टर था जो लाल मस्जिद पे मुशर्रफ ने अटैक करवाया था, वो मेन फैक्टर था टीटीपी के बनने का। अब जो इनकी जो बेस लाइन जो जुड़े हुए हैं अफ़गान तालिबान और टीटीपी, उसकी वजह ये है कि जब यूएस ने अफ़गान तालिबान पे अटैक किया था, तो जो टीटीपी यानी कि ऐसे अफ़गान जो पाकिस्तान के साइड रहते हैं बॉर्डर के, उन्होंने अफ़गान तालिबान के मेन लीडर्स को शरण दी थी अपने गांव में या अपने ट्राइबल एरियाज़ में। सो ये उनको कभी भी एक तरह से रैट आउट नहीं कर सकते या फिर बेच नहीं सकते पाकिस्तान आर्मी को। सो ये जो स्ट्रगल है, ये ब्लड स्ट्रगल बन चुका है और ये चलेगा। जैसे अफ़गानियों की वो जो कहावत फेमस है ना कि जो कि 100 साल में बदला ले लिया, तो वो कहते हैं कि जल्दी ले लिया बदला और थोड़ा बाद में लेना चाहिए था। सो अफ़गानियों के लिए जो बदला है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है पश्तूनवली में। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान एज ए स्टेट इज़ ए गॉनर। पाकिस्तान एज ए स्टेट इज़ ए गॉनर। चलिए, थैंक यू सो मच ये एक्सप्लेन करने के लिए। जिस तरीके से कई प्लेसेस पे ये हाई तौबा मचाई जा रही थी कि ये जो एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, 34 एग्रीमेंट्स हो गए हैं। तो ये क्लियर हो गया है कि अगर आप एग्रीमेंट्स देखेंगे कोई रियल सब्सटेंस नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि जितने 1-1.5 साल से ये चलाया जा रहा था कि शी जिनपिंग जब आएंगे सऊदी, जब युआन में पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल बेचने की बात होगी, लेकिन उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई उसका ये नहीं है। बस शी जिनपिंग ने प्रपोजल दिया कि युआन में ट्रेडिंग करो, उन्हें कहा हाँ करेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद। जिस एग्रीमेंट की लोगों को इंतजार था कि भाई यूएस डॉलर की जगह युआन में ट्रेड होगा, वो नहीं हो पाया। और जिस तरीके से एक कयास लगाए जा रहे थे कि एक सऊदी चाइना पाकिस्तान एक्सिस बन रहा है, तो ये साफ क्लियर है कि अगर ऐसा एक्सिस बनता भी है तो कोई इसमें वो नहीं है, कोई बेस नहीं है। अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया को देखेंगे, जिसकी कोई अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, मिलिट्री नहीं है, और चाइना के पास एक अपना सिक्योर एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान के बारे में तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर वॉचिंग द रेड हॉट पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।